हे एवरीवन, जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं उनको बोलिए कि हम वो हैं जो आसमान में उड़ने का दम रखते हैं और इस बार बेहतरीन रिजल्ट लाकर उनको गलत साबित कर दीजिए। और बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए आप अभी से हमसे जुड़िए और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो इस बार का टॉपर एवं 450 वाला जितने भी स्टूडेंट होंगे सब हमारे यहाँ से होंगे, क्योंकि जब हम मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो काहे नहीं टॉपर आएंगे। तो जब हम मेहनत करेंगे तो आप लोग टॉपर जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक काफी बच्चों तक यह वीडियो को पहुंचाएगा। तो आज की इस धाकर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक इस वीडियो को काफी बच्चे तक पहुंचाएगा। तो जैसे में द्विखंडन किस में होता है, तो देखिए जो द्विखंडन होता है वह किस में होता है, तो द्विखंडन जो होता है वह अमीबा में होता है। अब कैसे होगा, तो द्विखंडन का जो आकार होता है वह निश्चित आकार होता है। जैसे में किसी भी वस्तु का आकार होता है, तो जैसे में अमीबा का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, अगर हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो अमीबा में भोजन होता है वह किसकी मदद से होता है, तो वह कुटपाद की मदद से होता है। ठीक है, वह किसकी मदद से होता है, कुटपाद की मदद से होता है। द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अमीबा में भोजन कैसा होता है, कुटपाद की मदद से होता है। और सभी कुछ आपको हम फ्री देंगे। आप हम अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करेंगे, हाई लिखकर एवं क्लास 10th लिखकर मैसेज करेंगे। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो भी हमारा लाइव क्लास, जो भी हमारा फ्री पीडीएफ होगा सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, इस नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है, मैसेज कीजिए, हाई लिखिए, क्लास 10th लीजिए, लिखिए, इधर से एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन जो होता है वह अमीबा में होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अमीबा भोजन कैसे करता है, तो कुटपाद के मदद से करता है। ठीक है, अमीबा भोजन कैसे करता है, तो कुटपाद की मदद से करता है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है। पूछ रहा है कि जो पुष्प वाला माने फूल वाला जो पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। माने जनन आप लोग समझे ना, अपने जैसे संतान को पैदा करना। जनन का मतलब होता है अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना। तो फूलों में क्या आप जो फूल वाला पौधा होता है उसमें कैसे होता है, तो फूल के द्वारा ही लैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन, मतलब फूल में ही इसका बीज तैयार होता है, जिसके कारण जनन माने जनन की जो प्रक्रिया होता है फूल में ही होती है। ठीक है, सी ऑप्शन। जैसे में मानव मादा में होता है ना, योनि ये सब में होता है, वैसे ही जनन किस में होता है, तो फूलों में होता है। जो फूल वाला जो पौधा होता है उसमें जनन कैसा होता है, तो फूलों के द्वारा जनन होता है। ठीक है, जैसे में स्त्री एवं पुरुष में जनन होता है, इसी प्रकार से फूलों में जनन होता है। ठीक है, पुष्पी पौधों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि स्टीरियो में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्टीरियो में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो जो स्टीरियो में अंडाशय की संख्या होती है वह स्टीरियो में अंडाशय की संख्या 2 होती है। ठीक है, स्टीरियो में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मेरे कहने का मतलब जैसे पुरुष में ये नीचे होता है ऐसे नीचे रहता है, इसमें 2 रहता है, 2 जिसको आप लोग कौड़ी शायद बोलते हैं। ठीक है, 2 रहता है। इसी को स्त्री में पूछा है तो स्त्री में भी कितना रहता है, 2 रहता है। जैसे पुरुष में 2 रहता है उसी प्रकार से स्त्री में कितना रहता है, 2 रहता है। ठीक है, स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 रहता है, उसी प्रकार से पुरुष में भी कितना रहता है, 2 रहता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है, तो मानव मादा का जो गर्भकाल का समय होता है वह 9 माह का होता है। वह कितना का होता है, 9 माह, मतलब 9 महीना नहीं कहता। कोई भी बच्चा माँ के पेट में कितना महीना रहता है, 9 महीना रहता है। कितना महीना रहता है, 9 महीना। मतलब कहने का मतलब अगर दिन में पूछ जाए तो 270 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 270 दिन। अगर ज्यादातर महीना में ही ऑप्शन देता है तो 9 महीना हो जाएगा। ठीक है, मानव मादा का जो गर्भकाल का समय होता है वह कितना होता है, 9 महीना का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। शुक्राणु कहने का मतलब है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। जो बालक अवस्था में बच्चों में देखे जाते हैं या जो शुक्राणु रहता है या बच्चों में देखे जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक शरीर से बाहर आता है। जो ठीक है, शुक्राणु जो है ऑटोमेटिक, जो 15 से 16 17 का एज है इसमें ऑटोमेटिक शुक्राणु शरीर के बाहर निकलता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये शुक्राणु जो है या शरीर से बाहर निकलता है। तो इसका रंग कैसा होता है, आप लोग शायद देखे होंगे, आप लोग के शरीर से बाहर निकलता होगा जो कि प्राइवेट अंग से निकलता है। ठीक है, तो कैसा निकलता है बाबू, वो श्वेत निकलता है। क्या निकलता है, कैसा निकलता है, श्वेत निकलता है। ठीक है, पानी की तरफ चिपचिपा द्रव सा रहता है या श्वेत निकलता है। ठीक है, शुक्राणु का जो रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए निम्नलिखित में
ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए ऐसा 3 गो धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। पहला तो Na हो गया, Na का मतलब सोडियम हो गया, दूसरा पोटेशियम हो गया और तीसरा क्या हो गया? लिथियम हो गया। देखिए तीनों का यहाँ पर लिख दिया है। पहला सोडियम हो गया जो कि इसमें ऑप्शन दिया है तो बी हो जाएगा, और अगर पोटेशियम भी कहीं पर दे दिया है तो पोटेशियम भी हो जाएगा, अगर लिथियम भी दे देता है तो लिथियम भी हो जाएगा। ये 3 ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग चाकू से आराम से काट सकते हैं, ठीक है? तो 3 धातु आप लोग याद रखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है सोडियम दिया है तो सोडियम आपका हो जाएगा, ठीक है? मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कह रहा है कि जो मैग्नेटाइट अयस्क है ये किसका अयस्क है? तो देखिए अधिकतर बच्चे बोलेंगे कि मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेटाइट नहीं है, यह लोहा का अयस्क है। यह किसका अयस्क है? Fe का अयस्क है, लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। लोहा के 3-4 अयस्क होते हैं, जैसे में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा के अयस्क होते हैं, ठीक है? ये सब किसके अयस्क होते हैं? लोहा का। लोहा का जो संकेत यहाँ पर दिया है Fe दिया है, ठीक है? Mg मैग्नीशियम का हो जाएगा, Ag किसका हो जाएगा? चांदी का हो जाएगा, Cu किसका हो जाएगा? कॉपर का हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? कह रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, ठीक है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है कि ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? तो देखिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? तो देखिए जो आपका सोना होता है, ये ऑक्सीजन से कभी भी, जो हवा से है, ये कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण से इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है? यह कभी भी हवा से अभिक्रिया नहीं करता। जो सोना हमारा होता है, यह कभी भी, ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि हवा से यह कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है, ठीक है? सोना का जो संकेत होता है वह क्या होता है? Au होता है, ठीक है ना? चलिए धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो जो धातुओं की प्रकृति होती है वह विद्युत धनात्मक होती है। मेरे कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो धातुओं पर प्रकृति होते हैं, जो धातुओं पर आयन होती है, वह कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब विद्युत धनात्मक होती है। अगर यही धातुओं के पुर्जे तो विद्युत ऋणात्मक होती है, ठीक है? चलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्लस में होता है। धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या में होता है? प्लस में होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाते हैं? एक क्वेश्चन कर रहा है कि अगर लोहा को जंग से बचाना है तो हम लोग किसका लेप चढ़ाएंगे? तो अगर हमको लोहा को जंग से बचाना है, अगर मान लीजिए कि यह लोहा है, अगर इसको जंग से बचाना है तो हम किसका लेप चढ़ाएंगे? तो इस पर हम Zn का लेप चढ़ाएंगे। Zn कहने का मतलब है कि हम लोग अगर जिंक का लेप चढ़ाते हैं, जो जिंक का परत इस पर अगर चढ़ा देते हैं तो लोहा में जंग नहीं लगेगा, ठीक है? अधिकतर लोहा का किवाड़ आप लोग देखे होंगे, किवाड़ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दरवाजा बोलते हैं, ठीक है? लोहा का आप लोग दरवाजा देखे होंगे जिस पर उजला सा चढ़ा होता है परत, उसको क्या बोलते हैं? जो पेंट किया रहता है ना, उसमें चांदी की कुछ परतें मिलाई जाती है, ठीक है ना? जिसके कारण से लोहा के दरवाजे में जल्दी जंग नहीं लगता अगर आप उसको कलर कर देते हैं तो, ठीक है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि जो क्षार का स्वाद होता है वो कैसा होता है? तो देखिए जो क्षार का स्वाद होता है वो कैसा होता है बाबू? वह कड़वा होता है। क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? हमारा कड़वा होता है। अगर यहीं आपसे पूछ दे कि जो अम्ल का स्वाद होता है वो कैसा होता है? तो जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ठीक है? देखिए क्षार जो होता है, जो क्षार का पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। वह 7 से क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण से उसका स्वाद क्या हो जाता है? कड़वा होता है। कोई भी अगर पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? कड़वा। अगर जैसे ही 7 से कम हो जाता है, किसी भी वस्तु का पीएच मान 7 से जैसे ही कम हो जाता है तो उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? खट्टा। और जिसका 7 से कम हो जाएगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और अम्ल का ऑटोमेटिक स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित रहता है? जो जो किसी भी वस्तु का पीएच निकालता है उसका स्केल पर कितना संख्या अंकित रहता है? जैसे में आप स्केल आपके घर में होगा जिसका आप ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, उस पर 0 से 15 तक अंकित रहता है। उसी प्रकार से पूछा कि जो पीएच स्केल है, जो पीएच किसी भी वस्तु का पीएच निर्धारित करता है, उस पर कितनी संख्या अंकित रहता है? तो जो उस पर संख्या अंकित रहता है वह 0 से 14 रहता है। वो कितना रहता है बाबू? 0 से 14 रहता है। जो पीएच स्केल के ऊपर कितनी संख्या अंकित रहता है? तो 0 से क्या रहता है? 14 रहता है, ठीक है? 0 से क्या रहता है? 14 रहता है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि जो अम्ल और क्षार आपस में अगर मिल जाता है तो क्या बनता है? तो जब एसिड और बेस मिल जाता है, जब एसिड प्लस बेस जब मिल जाता है तो क्या हमारा बनाता है? या दोनों मिलकर हमारा लवण बनाता है। क्या बनाता है बाबू? लवण बनाता है। जब भी अम्ल और क्षार आपस में मिलेगा तो यह क्या बना देगा बाबू? यह लवण बना देगा। इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। जब भी आप
आपस में भी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बाबू, लवण बनाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना कि सोना न तो चांदी न तो दूध बनाएगा। जब भी अम्ल और क्षार आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, लवण एवं विषैला पदार्थ बनाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक यह वीडियो को काफी बच्चों तक पहुंचा सकता है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए एवं जल्दी जल्दी कमेंट एवं लाइक एवं सब्सक्राइब सभी चीज करके रखिए, क्योंकि जल्द ही हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।